हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता ऊषा जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी हुई है, उसका पाठ विशेष। कविता याद होगी आपको, अगर नहीं तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानव जीवन का एक नियम है। उषा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब उषा काल होता है, सुबह का समय, प्रातः काल, भोर का समय, तो कैसे कैसे हर पल परिवर्तन प्रकृति में होता है और उस परिवर्तन को लेखक ने कितनी सारी उपमाएं दे करके हमें उसका वर्णन किया। तो यहाँ जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन का नियम है। हमारा जीवन भी प्रतिपल परिवर्तित होता है। सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र इस कविता में खींचा गया है। कवि नभ की आसमानी गति को धरती की हलचल भरे जीवन से जोड़ता है। आसमान में हर समय कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसको कवि ने धरती पर हो रहे परिवर्तन से जोड़ा है और एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। जीवंत, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा सब कुछ लाइव है, कुछ गतिशील है, हो रहा है, अभी हो रहा है, तुरंत कुछ परिवर्तित हुआ। ये जो है गतिशील बिंब का प्रयोग इस कविता में था। ये गतिशील बिंब की कविता है और बहुत इंपॉर्टेंट कविता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो गांव की सुबह में दिखता है, इसमें एक गांव का सुबह का चित्रण है और भोर का समय जो बिल्कुल सुबह अंधेरे के बाद जो हल्की सी लालिमा आती है आसमान में, जो हल्का सा सुबेरा आता है, उसका वर्णन है यहाँ पर। इसके मुख्य पॉइंट देखिए, यहाँ कवि एक मूक दृष्टा है। अभी ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कवि मूक मतलब जो बोल नहीं रहा है, वो केवल उसका वर्णन कर रहा है आपको लिख करके। जिस समय वो परिवर्तन हो रहा था उस समय कवि चुपचाप मूक रह करके उसका आनंद उठा रहा है और यहाँ वो एक मूक दृष्टा के रूप में, यहाँ शमशेर बहादुर एक मूक दृष्टा है। और शमशेर बहादुर जो है वो प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी के बारे में मैंने आपको कविता के समय भी बताया था कि प्रयोगवादी कवि जो आधुनिक काल के कवि हैं वो अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि कहा जाता है। और इन्होंने एक सूक्ष्म वर्णन किया है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटी छोटी, बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें भी उन्होंने कैसे उसका ऑब्जर्वेशन किया, कैसे उसको देखा और उसका वर्णन आपको कविता में करके बताया। हम और आप जो साधारण मनुष्य हैं, हम उतने डीपली, उतने ध्यान से उसका वर्णन ना तो देख सकते हैं ना उसको एहसास कर पाते हैं, परंतु कवि जो है वो एक अलग दृष्टि रखता है, विशेष दृष्टि उसके पास होती है जिससे वो उसको एहसास कर पाता है और उसका वर्णन कर पाता है। तो यहाँ पर बहुत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। बिंबों का प्रयोग, दृश्य बिंब, बिंबों का प्रयोग किया गया है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया गया? दृश्य बिंब का प्रयोग। दृश्य बिंब, जहाँ पर शब्दों से कोई दृश्य आपके आंखों के आगे खींचा जाता है, उसको दृश्य बिंब कहते हैं। सरल व लघु वाक्य, अभी जो कविता में वाक्य थे वो कैसे थे? सरल थे, छोटे छोटे वाक्य थे और कविता में कहीं आपको कोई कठिन, कोई क्लिष्ट शब्द नहीं देखने को मिला। बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग है और बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है। ये इस कविता की विशेषता है। मौलिक कल्पना, अभी जो इस कविता में जितने भी उपमान प्रयोग हुए हैं, जितनी भी उपमा दी है कवि ने, वो बिल्कुल मौलिक है। यहाँ पर मौलिक कल्पना क्यों कहा गया? जैसे कि किसी कुछ बहुत एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो सभी लोग प्रयोग करते हैं। हर कवि उन एडजेक्टिव्स का, उन विशेषणों का प्रयोग करता है, वही उपमाओं का प्रयोग करता है। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने बिल्कुल अलग उपमा दी है। स्लेट से एक उपमा दी, उन्होंने राख से लीपा हुआ चौका की उपमा दी। तो ये नए नए उपमान, उपमेय जो प्रयोग किए वो उनकी अपनी मौलिक, यानी उनकी अपनी निजी कल्पना है, जो इस कविता में आपको बिल्कुल नई कल्पना के रूप में, नए उपमान के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद है चित्रात्मक भाषा। भाषा कैसी है? बिल्कुल पिक्टोरियल भाषा है कि शब्दों से आपकी आंखों के आगे चित्र बन जाता है। तो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है। मुक्त छंद है। यह कविता किसी भी मात्रिक छंद में बंधी हुई कविता नहीं है, मुक्त छंद है। मुक्त छंद मतलब कोई भी मात्राओं में बांधा नहीं है, जैसे विचार आते गए वैसे ही कवि उनका वर्णन अपनी कविता में करता गया। नए उपमानों से सजी हुई भाषा है। भाषा में नए नए उपमान का प्रयोग किया गया। गतिशील उपमान है। ये इस कविता का मुख्य बिंदु है कि उपमान कैसे हैं? गतिशील, यानी आपको एहसास होगा कि काम अभी हो रहा है या अभी अभी होके चुका है। यहाँ पर कंटिन्यूटी, निरंतरता का प्रयोग किया गया है, गतिशील उपमानों का प्रयोग किया। गतिशील बिंब, आपकी परीक्षा में एक प्रश्न भी आता है कि उषा कविता गतिशील बिंब की कविता है, इसको आप
सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। पॉइंट बना के लिखेंगे कि जैसे स्लेट पर अभी अभी बच्चे ने लिखा था और उसको मिटा दिया, लाल खड़िया से स्लेट जो है वो अभी भी लाल रंग उसके ऊपर दिख रहा है। या चौका अभी गीला पड़ा है, यानी अभी अभी चौके को किसी ने लीपा है तो उसमें अभी गीलापन उसका अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और क्या है, और सूरज जो है वो अभी अभी ऊपर आया है। उसके बाद वो एक जो पानी हिलता है तो वो ऐसा लगता है कोई गौर वर्णा युवती जो है उसका सुंदर शरीर हिल रहा है, उसकी परछाई हिल रही है। तो हिलना गतिशीलता है। तो ये सभी बातें पॉइंट बना के लिखकर आप इसको स्पष्ट करेंगे कि ये गतिशील उपमानों की या गतिशील बिंब की कविता है। उत्प्रेक्षा व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर जनहु मनहु जानो मानो जैसे शब्दों का प्रयोग करके उपमा दी जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ हो कुछ नहीं रहा है, केवल सूरज निकल रहा है, अंधेरा छट रहा है, रोशनी आ रही है, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ऐसा हो रहा है, मानो किसी ने अभी चौका जो है वो राख से लीप दिया है, मानो जो है वो नीले रंग का शंख जो है वो दिखाई दे रहा है, आसमान का नीला रंग ऐसा लग रहा है कोई शंख है। तो यहाँ सब कुछ जनहु मनो यानी वो उसकी कल्पना कर रहा है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण कैसे किया, उषा का मानवीकरण कर दिया। उषा यानी सुबह का जो समय है वो एक सुंदर युवती की तरह पानी में उसकी देह झलमिला रही है। तो यहाँ मानवीकरण की कविता है। पुराने उपमानों को नई चमक के साथ प्रयोग किया। उपमान वही हैं, उपमाएं दी जो है कवि ने, लेकिन उसमें एक नई चमक है। यहाँ पर नए तरीके के उपमानों का, नई उपमाओं का, नए बिंबों का प्रयोग किया। तो इसीलिए क्योंकि ये प्रयोगधर्मी कवि हैं, इसीलिए यहाँ उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया। प्रकृति को गति में बांधने का प्रयास किया। प्रकृति जो है वो अपने आप में गतिमान है, लेकिन कवि ने शब्दों में भी गति दी है, जो आपको पढ़ते समय कविता में एहसास होगा कि यहाँ सब कुछ चल रहा है, सब चलायमान है, हर पल वो परिवर्तन हो रहा है। जो आसमान में प्रकृति का परिवर्तन वो उसने उनके शब्दों में देखने को मिलता है। तो प्रकृति को गति में बांधने का प्रयास किया। कविता में रंग है, गति है और भविष्य की उम्मीद है। अगर अंधेरा आया है तो रात उसकी सुबह अवश्य आएगी। ये इस कविता का भाव है कि रात आती है, हर रात के बाद सवेरा होता है। रात का अंधेरा छट जाता है। कब छटता है? जब उम्मीदों का, आशाओं का सूरज आता है। तो यहाँ पर उम्मीद की कविता है, भविष्य की उम्मीद, यानी भविष्य की उम्मीद अभी भी बाकी है। गतिशीलता है। कोई भी चीज़ प्रकृति में स्थिर नहीं है। कोई दुख हमेशा के लिए नहीं होता, कोई सुख हमेशा के लिए नहीं होता। आज है तो कल वो स्थिति जरूर बदलती है। ये यहाँ पर गतिशीलता है। कालिमा को हटाने का एहसास कराती उषा। उषा का आना या जो सुबह का भोर का समय है वो हमें क्या एहसास कराता है कि कालिमा अब हट गई। वो बीती रात जो थी वो रात का समय निकल गया, अब सवेरा आ गया है, यानी दुखों के बादल छट गए हैं, सुख का समय अब आ चुका है। वाक्य कैसे हैं? छोटे छोटे वाक्य हैं। ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है। कुछ शब्द जो हैं वो ग्रामीण, जो अंचलिक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और निरंतरता इस कविता की विशेषता है। और इन्होंने एक इसमें प्रयोग किया, जो ब्रैकेट का प्रयोग किया कविता में, वो इस कविता का विशेष है। यहाँ पर जो बात कवि सीधे सीधे कह नहीं पा रहा है, वो आपको पीछे से बताना चाहता है, वो उसने शब्दों को ब्रैकेट में लिख दिया है। तो कोष्ठक का प्रयोग इसका नया प्रयोग है। तो ये इस कविता की विशेष बातें हैं। आप अगर इन विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे और इनको आप अपने प्रश्नों के उत्तर में भी विशेष में पॉइंट बनाकर लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर कभी तात्पर्य बताओ, अर्थ स्पष्ट करो, आशय बताओ, ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो उसमें ज़रूर एक स्टार बना करके ऐसी कुछ बातें आप उसमें लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को तुरंत पता चलता है कि बच्चे को कविता पता है, उसकी विशेष बातें पता हैं। तो कुछ इतनी सारी विशेष बातें आप एक बार नज़र के नीचे से एक दो बार इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको याद रहेंगी। एक आध बातें आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। एक लेसन से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, आप उन 2 प्रश्नों में अपने इन विशेष बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं अच्छे अंक पाने के लिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये विशेष समझ में आया होगा। इसका लिंक मैं आपको चैनल में दूंगी, जिससे कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और एग्ज़ाम टाइम में इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ विशेष के साथ। गुड बाय।